Jai Hind and welcome viewers to today's Solve content rich session of research and editorial analysis powered by Growth Point UPSC। मैं हूं ध्रुव जानी। आज हम लोग दरअसल एक ही चयनित लेख के बारे में बात करेंगे जो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया से है और जिसका टाइटल जो है वो हमें दृश्यमान है, विच इज इन्वेस्टिंग पीपल। इट्स ए वेरी शॉर्ट टाइटल्ड आर्टिकल बट it gives us many type of researched elements, many type of elements which we can further explore for our academic needs। यानी कि हमारी जो शैक्षणिक ज़रूरियात है उसमें जो उसके जो संबंधी तत्व है वे कई तत्व यह इस लेख में से निकलते हैं। हालांकि यह लेख जो है वो थोड़ा सामान्य सा है, इसमें कोई अलग संशोधन नहीं दिया गया, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से हम लोग कुछ ऐसे तत्वों को आगे चलकर उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और भारत के संदर्भ में जो है उसका अभ्यास आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखेंगे मात्र 2 ही चरणों में यह पूरा लेख देखेंगे। पहला चरण रहेगा निष्कर्ष का और साथ में महत्वपूर्ण बातों का। ये 2 चीजें जो है वो हम लोग एक ही बैनर के नीचे कर लेंगे, एक ही हेड के नीचे कर लेंगे। और साथ ही में जो दूसरा चरण रहेगा वो रहेगा संशोधित सामान्य अभ्यास के तत्व, जो कि हमारी परीक्षा के लिए थोड़े महत्वपूर्ण होते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए, वो हमारी प्रिलिमिनरी परीक्षा के लिए। तो शुरू करेंगे लेख की तस्वीर देखते हुए। देखिए यह एक छोटा सा लेख है जो कि बेनाम है और जैसे मैंने आपको बताया कि यह भावी अर्थनीति की बात करता है, यानी कि फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है। फ्यूचर इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, कैसे भारत को व विश्व को इस कोरोना प्रेरित मंदी में से बाहर निकलने के लिए कैसे जो पूरा ब्लूप्रिंट है, पूरा जो रोड मैप है वो बनाना होगा, उसकी बात करता है। और अगर हम इसे परीक्षा विषय संबंधी देखें तो इसका संबंध हमारे जीएस पेपर 2 के साथ है। आई एम सॉरी, हमारा संबंध जीएस पेपर 3 के साथ है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसमें भी इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसके साथ संबंधी है। तो हमारी परीक्षा की दृष्टि से निसंदेह यह लेख थोड़ा महत्वपूर्ण है। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि सामान्य सा लेख है, मगर इसमें से जो 2-3 चीजें हैं जो लेखक ने बोली है जिसके ऊपर हम लोग फर्दर जो है फोकस कर सकते हैं, जो हमारे थोड़े काम की लग सकती है या काम की बन सकती है। तो देखेंगे, शुरुआत करेंगे लेख के निष्कर्ष व लेख की महत्वपूर्ण बातों से, जो कि आज हमें दोनों ही एक हेडिंग के नीचे ही देखना है। तो निष्कर्ष में तो एक ही चीज हम लोग देखेंगे कि भावी अर्थनीति की चर्चा कोरोना पश्चात के विश्व में भावी अर्थनीति। हमें मालूम है आज दिन से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम, अभूतपूर्व टीकाकरण जो कार्यक्रम है वो आज से शुरू हुआ हमारे भारत में। तो अब हम लोग यह कोरोना के कहर से हम लोग थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहे हैं। तो आगे जाकर हमें क्या करना होगा, प्लस हमारी जो लॉन्ग टर्म हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कैसे सुधर सकता है, उसके ऊपर भी जो है यहाँ लेखक ने भार दिया है। और लेखक ने कहा है कि अगर भारत को, विश्व को अगर लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन करना है, लॉन्ग टर्म अच्छा परफॉर्मेंस करना है, देन दे नीड टू रिलाई ऑन देयर क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल, यानी कि मानव संसाधन चाहिए, अच्छे गुणी मानव संसाधन, दक्ष मानव संसाधन चाहिए। तो ये भी एक यहाँ हम लोग निष्कर्ष में लिख सकते हैं, क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल। तो हमें ह्यूमन कैपिटल को प्रमोट करना होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा मजबूत बनाना होगा, ताकि हम लोग जो आने वाला समय है उस समय में हमारी जो वृद्धि है, उस वृद्धि की गति है वो गति कम ना हो, वो गति हम लोग जो है बनाए रखें या थोड़ी ज़्यादा करें। प्लस लेखक ने यहाँ ये भी जिक्र किया है कि 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन,
can change the course of future economic development. या it can change the speed of future economic development. और इसी के ऊपर बल देने की सूचना या आप कह लीजिए अनुशंसा लेखक ने गवर्नमेंट को दी है कि गवर्नमेंट को अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ऊपर बल देना होगा, उसको लेके अपनी जो भावी नीतियां हैं वो घड़नी होगी। और हमें सबको मालूम है कि यह जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, इट विल बी ट्रिगर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा, या आप कह लीजिए बिग डेटा। ये इसका समय आने वाला है, तो लेखक ने इसका भी जिक्र किया। तो निष्कर्ष में हम लोग यह 3 बात देख सकते हैं। सबसे प्रथम, कोरोना पश्चात के समय में मंदी से बाहर निकलने के लिए वो लॉन्ग टर्म अच्छे परफॉर्मेंस के लिए क्या करना चाहिए, प्लस क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल इज द नीड ऑफ द आवर, चाहे वो भारत हो चाहे वो विश्व के परिप्रेक्ष्य में हो। अच्छे मानव संसाधन की ज़रूरत अब सबको मिलने वाली है, पड़ने वाली है, आई एम सॉरी। और साथ ही में फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैन एक्चुअली ड्रैग आउट एनी इकोनॉमी इंक्लूडिंग इंडिया फ्रॉम द कोरोना ट्रिगर्ड रिसेशन। तो ये कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें जो है वो लेखक यहाँ में कहना चाहते हैं। अगर महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो लेखक ने बताया है कि फिच नामक एक रेटिंग एजेंसी है जो कि इंटरनेशनल है, उन्होंने एक जो है अपना अनुमान जाहिर किया है और उस अनुमान के मुताबिक अगले 4 वर्षों तक यानी कि 2025-26 तक जो हमारी वृद्धि रहेगी वो 6.5% रहेगी। यह भारत के संदर्भ में उन्होंने बोला है, मगर यहाँ अगर भारत को अच्छी वृद्धि करनी है तो वी नो दैट वी नीड डबल डिजिट, वी नीड ग्रोथ एट डबल डिजिट। हमें यहाँ द्विअंकों में यह वृद्धि चाहिए, वरना हमारी जो ज़रूरियत है वो पूर्ण नहीं हो सकती, अपूर्ण। और अब तो हमें पिछले वर्ष की यानी कि 2020 की भरपाई भी करनी है, उसको कंपेंसेट भी करना है। और मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि एक अनुमान के मुताबिक अगर हमें 2030 के जो आंकड़े हैं जो हमने सेट किए हैं हमारे, चाहे वो वृद्धि दर हो या अन्य कोई दर हो, तो अगर उस तक पहुंचना है तो हमें निरंतर 6 वर्षों तक फॉर 6 years we need to grow at 9% or beyond. We need 9% growth rate or beyond. तब हम लोग हमारे जो सेट किए हुए 2030-35 के जो आंकड़े हैं वहाँ तक पहुँच सकेंगे। प्लस लेखक ने यह भी बोला है कि ऐसा नहीं है कि भारत में कोरोना ने आके एकदम सब कुछ बदल दिया। लेखक का यहाँ स्पष्ट कहना है कि कोरोना के पहले भी, कोरोना के पूर्व भी 2 वर्षों से भारतीय अर्थतंत्र जो है वो अपनी दिशा भटक गया था। तो ये भी एक यहाँ कहने वाली बात है। 2 वर्ष पूर्व कोरोना के भारतीय अर्थतंत्र दिशाहीन हो गया था। और इसके आज कई सारे सिम्टम्स जो है वो भी हमें दिखाई देते हैं। जैसे सबसे प्रथम डेड लोन्स ऑफ बैंक, आए दिन हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ एनपीएज में बढ़ोतरी हो रही है, नंबर ऑफ डेड एसेट्स में, बैंकों की डेड एसेट्स में जो है बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे सिम्टम्स जो है वे 2-3-4 वर्षों से हमें दिखाई दे रहे हैं। फिर बाद में कोरोना आया। दूसरा है रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी। और तीसरा और आखिरी जो सिम्टम है वो रहेगा लो रेट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट।
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कमी, यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, प्रोडक्शन कार्य नहीं होगा, जॉब्स क्रिएट नहीं होगी, प्रोडक्शन कार्य नहीं होगा तो जॉब्स क्रिएट नहीं होगी, और इसी की वजह से पॉवर्टी जो है वो फैलती जाएगी। ठीक है, तो लेखक के मुताबिक ऐसा लगता है कि ये जो सारी चली आ रही बाबतें हैं, इन बाबतों में कोरोना ने तो सिर्फ इजाफा किया है, इसमें मूल कोरोना की कोई गलती नहीं है। ठीक है, इसमें तो सिर्फ इजाफा करने वाला कोरोना है, मगर इसकी शुरुआत जो है वो कई पहले से हो गई है। इट स्टार्टेड फ्रॉम डिमोनेटाइजेशन, इट स्टार्टेड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन दोनों का जो अमल था वो गलत था, मगर यह दोनों नीतियों के अमल ने हमारे अर्थतंत्र में एक टर्बुलेंस जरूर क्रिएट किया है। उससे हम लोग ना नहीं कह सकते। उसमें स्वयं हमारे प्रधानमंत्री व स्वयं शासक पक्ष यानी कि भाजपा जो है वो भी ना नहीं कह सकते कि एक टर्बुलेंस क्रिएट हुआ था इन एक्टिविटीज है, और यह टर्बुलेंस कम हो सकता था अगर इसका अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया होता। अगर जिन उद्देश्यों के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया, अगर वे उद्देश्य तक हम पहुंच गए या अगर हम उस उद्देश्य तक पहुंच सकते थे तो ये टर्बुलेंस जो है वो कम हो सकता था, मगर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। जैसे हमें आरबीआई के आंकड़े भी मालूम है डिमोनेटाइजेशन के। ठीक है, तो इसी की वजह से ये सारी चली रही बाबत थी जिसमें कोरोना ने अपना रोल जो है वो थोड़ा सा प्ले किया। फिर लेखक ने बोला कि अब कोरोना से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। हमें मालूम है इंडिया में भी वर्ल्ड्स बिगेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई है, और अन्य विकसित देशों में भी वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है, टीकाकरण का जो प्रोग्राम है वो धूमधाम से हो रहा है। तो विश्व अब धीरे धीरे कोरोना से बाहर आ रहा है। ऐसे में फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज द ओनली वे फॉर द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी टू रिस्टोर टू अटेन द स्टेटस क्वो, यानी कि जो पूर्व स्थिति थी कोरोना के पहले की, वो पूर्व स्थिति में लाने के लिए पूरे विश्व का अर्थतंत्र को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूरी है, बिग डेटा एनालिटिक्स जरूरी है, और साथ ही में एडवेंट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी भी जरूरी है। ठीक है, तो अगर यहां हम लोग वे बियॉन्ड कोरोना की बात करें तो वैक्सीनेशन तो हो जाएगा, तो इसी की वजह से नॉर्मलिटी फिर से रिस्टोर हो सकती है, और वैश्विक अर्थतंत्र को मंदी में से बाहर लाने के लिए या लाने हेतु फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये एक आज अनिवार्यता है। और जैसे हमें मालूम है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विल बी डोमिनेटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, उसके बाद बिग डेटा कह सकते हैं, या डेटा एनालिटिक्स या डेटा माइनिंग। आप कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ही गिनी जाएगी, और इसी की बदौलत फोर्थ औद्योगिक क्रांति जो है वो होने वाली है, जिसकी कगार पर आज पूरा विश्व खड़ा है। हम लोग थोड़े करीब पहुंच जाते हैं इस क्रांति के, मगर वर्ष 2020 ने सब जो हमारी योजना थी वो योजना बर्बाद कर दी। इसी की वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क जो है वो भी रुक गया, और इसी की वजह से आज जो है हमें थोड़ा काम करना है अभी, और बाद में हम लोग यह फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ट्रिगर कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ इंडिया, इफ वी वांट टू ट्रिगर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, देन वी नीड क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और यही ह्यूमन कैपिटल को तैयार करने के लिए हमें हमारा एजुकेशन बहुत ही बढ़िया करना होगा। जो रोट लर्निंग की जो ट्रेडिशनल पद्धति है हमारी स्कूल लर्निंग की, यानी कि रट्टा मारना, उससे आगे उठकर हमें जो है इनोवेटिव एजुकेशन को लाना पड़ेगा, प्लस साइंटिफिक अप्रोच वाला एजुकेशन जो है उसको लागू करना होगा, जैसे आज अमेरिका में चल रहा है। ठीक है, और दूसरा पहलू ह्यूमन कैपिटल को अच्छा करने के लिए हेल्थ।
स्वास्थ्य सुविधा भी अच्छी करनी होगी, शिक्षण सुविधा भी अच्छी करनी होगी, तब जाके हमें एक दक्ष मानव संसाधन मिल सकता है, एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल हमें प्राप्त हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक जो बात हुई थी वो लेखक ने अपनी लेख में हमने बात बताई थी, जिसका जिक्र हमने यहाँ किया। आगे हम लोग हमारे संशोधित तत्वों का देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक ही मात्र चीज देखेंगे, वो चीज रहेगी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी कि चतुर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, या आप कह लीजिए औद्योगिक क्रांति। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। देखिए, सर्वप्रथम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बहुत चर्चित शब्द है, हमने भी कई बार सुना होगा। तो इसकी जो शुरुआत है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, दरअसल वो शुरुआत यूरोप से हुई, यूरोप में भी इंग्लैंड में से हुई 18th सेंचुरी में। यानी कि यूके, या आप कह लीजिए ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, वहां के एक महानुभाव थे जेम्स हेनरी वेंस, उन्होंने सर्वप्रथम बार एक स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, स्पिनिंग जेनी बनाई, यानी कि he made a type of machine for the first time and it was the year of I think 1764। ठीक है, 1764 स्पिनिंग जेनी। तो यहां से सर्वप्रथम बार फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले प्रोडक्शन होता था, निसंदेह होता था, मगर वो सब कॉटेज इंडस्ट्री के तहत होता था। एंड एट दैट टाइम कॉटेज इंडस्ट्री वाज आल्सो वेरी लेबर इंटेंसिव, वेरी लेबर इंटेंसिव। ठीक है, मगर धीरे धीरे अब यहाँ से जो उत्पादन प्रक्रिया है उसका स्वभाव जो है वो बदलना शुरू हो गया। अब मनुष्य की जगह उत्पादन कार्य में मशीन लेते गए, धीरे धीरे सब ऑटोमाइज्ड हो गया। या अभी भी जो है ये जो प्रोसेस है ये ऑटोमाइजेशन की चल रही है, निरंतर चल रही है। और मैक्सिमम ऑटोमाइजेशन जब हो जाएगा तब हम उसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नाम दे देंगे कि इट इज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। प्रथम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज लेस automated, second was bit more, third was bit more, and fourth will be the most automized revolution. After fifth आएगा तो वो fourth से ज़्यादा automized होगा, sixth आएगा, so further and so on। ठीक है, तो ये बात है। फिर ये इंग्लैंड की जो क्रांति है, ये क्रांति इंग्लैंड में तो फैल गई, पूरे यूरोप में फैल गई इंग्लैंड के साथ साथ। फिर धीरे धीरे इट रूटेड अप टू नॉर्थ अमेरिका। Second Industrial Revolution, US 1860। यही क्रांति धीरे धीरे नॉर्थ अमेरिका में गई, तो उसे सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नाम हमने दिया। और probably it was the year of 1860s, या it was a decade of 1860 कहना ज़्यादा उचित रहेगा। अमेरिकन सिविल वॉर्स के पश्चात अमेरिकन जो गृह युद्ध था वो खत्म होने के बाद ये जो क्रांति है वो वहाँ गई, वहाँ भी पूरे अमेरिकन अर्थतंत्र को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, उसका रूपांतरण कर दिया। और जो अमेरिकन अर्थतंत्र एग्रियन था वो अब जाके अर्बन हो गया और इंडस्ट्रियल हो गया। वो पहले एग्रियन था, रूरल था, मगर ड्यू टू दिस एडवेंट ऑफ सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इट चेंज्ड एक्चुअली the outlook of American economy and it transformed entire American economy from industrial, rural and agrarian to urban and industrial। ठीक है, फिर आई तीसरी औद्योगिक क्रांति, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। It actually changed the nature of production। First of all, it was electrically driven। ठीक है, then after in the third revolution it became electronically driven, electronically। क्योंकि आज दिन तक जो
हम लोग जो चीज़ों का उपयोग कर रहे थे वे सब इलेक्ट्रिकली एनेबल्ड थी, इलेक्ट्रिक के द्वारा वो वर्क करती थी, मगर अब यह इलेक्ट्रिक की जगह ले लिए इलेक्ट्रॉनिकली ने। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में एक ही डिफरेंस है, एंड इट इज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये दरअसल 20th सेंचुरी में हम लोग कह सकते हैं। जो चीज़ें फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से इन्वेंट हुई हो, जिसकी शोध फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हुई हो, जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ लिया स्पिनिंग जेनी, देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स। पावर लूम्स कह सकते हैं, स्टीम इंजिन्स कह सकते हैं, टेलीग्राफ कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारे एग्जांपल्स है जो कि इलेक्ट्रिक से चलते थे, इलेक्ट्रिसिटी से। मगर अब थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में द प्रोडक्शन प्रोसेस, द नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस चेंजेस, and it changed from electrically driven to electronically driven, which means enabled by information technology. And after that it is a time of fourth industrial revolution. And in this particular revolution, production process will be combination of human beings and machines. So this is the scenario, and we are going to reach this industrial revolution in a very near future at any point of time. We are working, the developed nations as well as developing nations like India are working day and night to reach this stage, to enable the fourth industrial revolution, to kick up the investments, to kick up the growth rate, to kick up the job generation rates, to alleviate poverty, to alleviate employment rate, ठीक है। तो इत्यादि जो चीज़ें हैं वो हमें देखनी होगी, और हम लोग यह चारों औद्योगिक क्रांति को ऐसे याद रख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें कुछ नया नहीं है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि ये जो हमने जो बातें देखी वो बातें हमारे दिमाग में दृढ़ हो जाए। सबसे प्रथम फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1764, यानी कि इट वाज द सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। स्पिनिंग जेनी वाज फर्स्ट इन्वेंटेड। Then after, as we talked, there were a number of machines which were invented in that part of time. फिर यही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। इंग्लैंड में से निकल के यूरोप में से फैल कर वो धीरे धीरे उत्तर अमेरिका तरफ गया। तो जब वो उत्तर अमेरिका तरफ दिख गया तो उसे सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा गया। इट वाज द डिकेड ऑफ 1860s आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर वाज कंप्लीटेड, एंड आफ्टर द थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेस का जो नेचर था, उसका जो स्वभाव था, उसमें चेंज आया। जो इलेक्ट्रिक से चीज़ें चलती थी वो अब इलेक्ट्रॉनिक होती गई धीरे धीरे। एंड फोर्थ वन विच विल बी द कॉम्बिनेशन, यह एक फ्यूचर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। तो हम लोग परिकल्पना कर सकते हैं कि यह एक ऐसी औद्योगिक क्रांति होगी जिसमें जो उत्पाद प्रक्रिया है वो उत्पाद प्रक्रिया में ह्यूमन बींग्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, या आप कह लीजिए मशीन्स, इन दोनों का साझा काम रहेगा, ठीक है। तो दिस वाज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें कि इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री 4.0 या इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 कैसा रहेगा, तो हम लोग इसे 4 मुद्दों में बांट सकते हैं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द फर्स्ट पॉइंट विल बी सर्विस एंड बिजनेस मॉडल इंप्रूवमेंट। यस, जैसे हमने बात की कि प्रोडक्शन जो नेचर है वो चेंज होगा, तो साथ ही में सर्विस प्रोवाइडिंग, सर्विस टेकिंग का नेचर भी चेंज होगा, प्लस इट विल चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ बिजनेस एज वेल। सेकंड वन विल बी रिलायबिलिटी एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्टिविटी। यस, रिलायबिलिटी भी होगी, ट्रस्टवर्दीनेस भी होगी, और साथ ही में जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कंटिन्यूस मिलती रहेगी, निरंतर रहेगी। फिर आईटी सिक्योरिटी एंड बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, और फोर्थ वन विल बी मशीन सेफ्टी एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस। सो these are the 4 points which will be actually triggered by Industrial Revolution 4.0, and they are better for us, they are better for our citizen, and they are better for our economy as well. उसके बाद अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें
कि यह जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 है वो भारत को कैसे जो है प्रभावित कर सकता है। तो हम लोग देख सकते हैं देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स एज यू कैन सी। हम लोग थरली देखते जाएंगे, उसमें जो कुछ बातें होंगी जो मुझे आपको कहनी ज़रूरी लगेगी उसका जिक्र भी हम लोग करते जाएंगे, अदरवाइज वी विल रीड इट थरली। कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों के तहत सर्वप्रथम इट कैन प्ले मेजर रोल इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। यस, जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस का जो मॉडल है वो ही चेंज हो जाएगा एंड इट विल बी बेनिफिट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। उसके बाद बेटर एंड लो कॉस्ट हेल्थ केयर। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होगा यहाँ, तो हेल्थ फैसिलिटी जो है वो अच्छी होगी प्लस सस्ती होगी। उसके बाद एनहेंसिंग फार्मर्स इनकम, यस, बाय मैकेनाइजिंग द एग्रीकल्चर, बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, बाय मेकिंग देम अवेयर। कृषकों की जो आय है वो भी बढ़ सकती है। उसके बाद इट विल स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंप्रूव कनेक्टिविटी। यस, इट विल प्रोवाइड लास्ट माइल कनेक्टिविटी, इट विल प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द लास्ट विलेज इन एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड टू एम्पावर एनेबल स्पेशली एबल्ड पीपल। यस, इट कैन ऑल्सो हेल्प स्पेशली एबल्ड पीपल, यानी कि जो दिव्यांग है, जो किसी एक या दूसरी प्रकार से हैंडीकैप है, उनको भी ये फायदेमंद साबित हो सकता है और उनका भी जो ईज ऑफ लिविंग है वो बढ़ा सकता है, स्पेशली डिसेबल्ड लोगों के लिए। उसके बाद इट विल ऑल्सो इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। एंड साथ ही में रिसेंटली इंडिया इज अनाउंस्ड हर ड्रोन पॉलिसी विच विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सिक्योरिटी, ट्रैफिक एंड मैपिंग। यस, ड्रोन पॉलिसी हमें मालूम भी है कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन था तो हमारे सामने कई सारे समाचार भी आए थे कि विविध देशों ने अपने ड्रोन के विविध कामों के लिए, विविध उद्देश्यों के लिए उपयोग किए हैं। कहीं दवादारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उपयोग हुआ है, कहीं ऑनलाइन जो फूड ऑर्डर किया है उसको डिलीवर करने के लिए उपयोग हुआ है, तो कहीं अन्य कोई इलीगल चीज वस्तुओं की आप्ले के लिए जो है ड्रोन का उपयोग हुआ है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ये जो ड्रोन पॉलिसी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि इट विल एक्चुअली फुलफिल इट्स डिमांड फॉर ट्रैफिक सिक्योरिटी एंड मैपिंग। ठीक है, तो कुछ इस तरह पूरा जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है 4.0 वो भारत को लाभ दे सकता है, भारत के हित में बन सकता है। तो आज के इस पूरे उपाख्यान में हमने कई सारी बातें देखी, लेख का आधार लेते हुए हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 देखा, जिसमें व्हाट आर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस वो भी देखा, व्हाट इज 4.0 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वो भी देखा, साथ ही में भारत की क्या परिस्थिति है इस औद्योगिक क्रांति में, इस चतुर्थ औद्योगिक क्रांति में, उसको भी देखने का प्रयास किया। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे मंडे को अगले रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के सेशन में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।